नमस्कार सभी को। सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा हमने कल पूर्ण कर दिया था, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने महाराणा कुंभा की कल्चरल अचीवमेंट हमने पढ़ ली थी। एक बार आप कहो तो रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। तो महाराणा कुंभा की कल्चरल अचीवमेंट को हमने 4 भागों में बांट कर पढ़ा था, जिसमें मैंने पहले बात की थी उसके कुंभा के निर्माण कार्य की, स्थापत्य कला की, और दूसरी बात की मैंने कुंभा के साहित्य के बारे में, तीसरी बात की थी मैंने कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में, और चौथी बात की थी मैंने कुंभा की उपाधियों के बारे में। मैंने कुंभा के चारों भागों को पढ़ाया था एक एक करके। कुंभा की सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ थी उसको मैंने चारों भागों में बांट कर पूर्ण रूप से पढ़ाया था। मैं एक एक की बात करूं तो निर्माण कार्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, और श्यामलदास जी के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का कुंभा अकेले निर्माण करता है, जैसे कुंभलगढ़, मसान, भोमट, असलगढ़ का जीर्णोद्धार भी करवाता है कुंभा। ये मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने बात की थी कुंभा कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाता है, 3 जगहों पर करवाता है। कौन कौन सी जगह? तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और असलगढ़। ये आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना आप। उसके बाद में मैंने बात की थी कुंभा ने श्रृंगार समरी मंदिर बनाया जो जैनों का था और शांतिनाथ को समर्पित है। ये मैंने बात की थी। कुंभा ने धरनक शाह को जमीन दी थी 99 बीघा, किस लिए? रणकपुर जैन मंदिर बनाने के लिए। ये मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने कुंभा के दरबारी विद्वान पढ़ाए थे, सॉरी कुंभा के साहित्य पहले पढ़ा दिए थे। तो साहित्य की मैं बात करूँ, कुंभा खुद संगीत में रुचि रखता था, इसलिए कुंभा के गुरु थे सारंग व्यास, सारंग सारंग व्यास गुरु थे। उसके बाद मैंने बात की कुंभा ने 5 किताबें लिखी खुद ने। कौन कौन सी? कामराज रतिसार, और उसके बाद में संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, और संगीत सॉरी ये 5 हो गई भाई। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज और कामराज रतिसार और संगीत सुधा, ये 5 किताबें लिखवाई कुंभा ने, ठीक है। उसके बाद में संगीत राज के हमें 5 अध्याय मिलते हैं, जिसमें हमने बात की पाट्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और एक नृत्य रत्न कोश। ये मैंने बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में कुंभा के कई दरबार में रहते थे। कुंभा ने 3 किताबों की टीका भी लिखी, मतलब सरलीकरण भी किया कुंभा ने। कौन कौन सी मैंने बात की? तो एक गीत गोविंद पर किया था, जो अलग से नाम मिलता है हमें। कौन सा नाम मिलता है? रसिक प्रिया। और कुंभा ने बाण भट्ट की पुस्तक की संडी सटक उस पर, और रत्नाकर पुस्तक थी सारंगधर व्यास की, इस पर भी कुंभा ने टीका लिखा। उसके बाद में कुंभा के अनेक दरबारी विद्वान थे, जिसमें हमने बात की कान्हा जी ने एक लिंग मात्र में लिखा, जिसका फर्स्ट भाग कुंभा खुद लिखता है। किस नाम से लिखता है? तो हमें बात राजवर्णन से मिलता है, ठीक है। उसके बाद मेहा जी ने 120 तीर्थों का वर्णन किया, किस पुस्तक में? तीर्थमाला, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की कुंभा के दरबार में मंडन रहते थे। मंडन ने कौन सी किताबें लिखी? कई किताबें लिखी। देव मूर्ति प्रकरण, ठीक है, वास्तुसार, ठीक है, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार और रूप मंडल, कोदंड मंडल, ऐसे अनेक किताबें लिखी, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करूँ तो ये कुंभलगढ़ वास्तुकार था, और मंडन का बेटा गोविंद ने भी कई किताबें लिखी। कलानिधि और सॉरी उद्धार धोरिणी, कलानिधि, उद्धार धोरिणी और सार समुच्चय जैसी किताबें लिखी। और इनका भाई था मंडन का नाथा, और नाथा ने एक किताब लिखी जिसका नाम मिलता है हमें, कौन सी? वास्तु मंजरी, ठीक है। उसके बाद में इनके गुरु थे कुंभा के हीरानंद मोदी रहते थे, और इनकी पुत्री थी रमाबाई, वो रहती थी, जिसको वागेश्वरी उपाधि मिली हुई थी, और ये परगना दिया होता जावर वाला। ये मैंने बात की। कुंभा के 4 विद्वान रहते थे, जैनिज्म विद्वान, ठीक है, याद रखें। कौन कौन से? सुंदरसूरी और मुनि सुंदरसूरी, जयशंकर और भुवन कीर्ति जैसे विद्वान रहते थे। ये मैंने कुंभा की कुछ इतिहासकारों की बात कर दी। इतिहासकार ना कह के उनको विद्वान कहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमने कुछ उपाधियाँ देखी। कौन कौन सी? तो कुंभा को एक तो हाल रासो, और एक राणा रासो साहित्य प्रेम के कारण, और एक राजगुरु सभी राजाओं के गुरु के कारण। राजगुरु मैंने एक और बताई थी, कौन किसकी? तो बप्पा रावल की मैंने बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो हमने बात की थी आदिवरा परम भागवत विष्णु भगवान को मानने के कारण, क्योंकि ये सभी एकलिंग जी की दीवान थी। फिर भी कुंभा विष्णु भगवान को भी मानता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की नवीन भरत जैसी उपाधियाँ धारण की थी। ये कुंभा की कुछ उपाधियाँ देख ली। तो आज हम पढ़ते हैं
आप देखना शायद 2 मिनट लगे या 1 मिनट लगा हुआ है या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा है शायद। आप आराम से ये देखो, हमने कल 1 घंटे की क्लास को 3 या 4 मिनटों में मोटे मोटे तौर पर, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरी पूरी बात बता दी, परंतु मैंने मोटे मोटे तौर पर ये हमने कल क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था ये मैंने बात कर दी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के बारे में, जिसमें हमारा आज का राजा होगा वो होगा महाराणा रायमल। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ महाराणा रायमल। महाराणा रायमल कब राजा बनते? तो ये राजा बनता है 1473 ईस्वी में, 1473 से लगाकर 1509 तक। ठीक है, तो 1473 में राजा बनता है। कब तक रहता है? तो 1509। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। मैंने बात की थी कुंभा का, याद रखना आप। कब है कुंभा राजा कब बनता है? तो मैं बताऊं तो 1433 से लगाकर 1468, ये कुंभा का टाइम पीरियड है। कुंभा का याद रखें, कोई पूछ ले आपको तो ये याद रखना। ठीक है, तो कुंभा राजा कब हटता है? 1468 में, और ये राजा बनता है 1473 में। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ये हमें, इसके बीच में कौन राजा बनता है? तो कुंभा की हत्या अपने ज्येष्ठ पुत्र थे, कौन? उदा। उदा ने हत्या कर दी। जब कुंभा एकलिंग जी की पूजा कर रहे थे, कुंभा शरीर में हट्टे कट्टे थे, जो बैठकर शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे थे, उस समय उदा पीछे से वार करके अपने पिता की हत्या कर देते। ये बात जब रायमल को पता चली तो रायमल ईडर गया हुआ था, ईडर अपने ससुराल था वहाँ पर। ईडर में जब पता चलता है तब रायमल वहाँ से आता है और इन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है, दाडिमपुर का युद्ध। और दाडिमपुर के युद्ध में उदा को भगा देता कौन? रायमल। और उदा भागकर कहाँ पर चला जाता? मांडू। मांडू के उस समय सुल्तान थे गयासुद्दीन खिलजी। गया गयासुद्दीन सुल्तान से सहायता लेने के लिए जाता है कि हम दोनों मिलकर रायमल पर अटैक करेंगे और राज हम ले लेंगे। ठीक है, पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाया था उदा, और पहले से ही उनकी प्राण निकल गए, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने के कारण। तो आपसे कोई पूछ ले उदा कैसे मरा था, ठीक है, तो भी याद रखना। और ये भी कोई पूछ ले कि कुंभा की हत्या किसने की, तो कुंभा की हत्या अपने ज्येष्ठ पुत्र, कुंभा का ही ज्येष्ठ पुत्र उदा ने कर दी थी। ठीक है, और रायमल ने राज कैसे प्राप्त किया? तो उदा को भगाकर। कौन से युद्ध में? दाडिमपुर का युद्ध। ये आपसे इम्पोर्टेंट। तो रायमल की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है तो ये एक ही दाडिमपुर का युद्ध। ठीक है, तो मैं आपको, इसलिए हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि उदा बाप न मारीजे, कि उदा बाप न मारीजे, लिखियो लाभे राज, राज बचायो रायमल, राज बचायो रायमल, एक न सरियो काज, तेरा एक भी काम नहीं सफल हुआ था, तूने ऐसे ही अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। तो अब मैं बात करूं, ये मैं हटा दूं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये आप कोई आपके दिमाग में गलत फहमी आ जाए सर ये टाइम पीरियड कैसे आया, तो ये याद रखना। ठीक है, ये ऐसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखना। तो इनके बीच में मैं बात करूं तो एक तो हमें पॉलिटिकल अचीवमेंट, एक कल्चरल अचीवमेंट, दो चीज। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट में मैंने बात की, अब राजनीतिक उपलब्धियों में मैंने क्या की, बात की दाडिमपुर की विजय।
ये किसके मध्य हुआ? दोनों भाइयों के बीच में। किसके मध्य? एक तरफ उदा प्लस राइमल, इसमें विजय राइमल होता है, और उदा भाग कर कहाँ चला जाता है? मांडू। उदा इसमें मरा नहीं था, ठीक है, याद रखें। उदा यहाँ से भागकर मांडू, और मांडू के सुल्तान थे गयासुद्दीन। गयासुद्दीन खिलजी, अरे सॉरी खां, इनके पास में। और आकाशीय बिजली गिरने के कारण आकाशीय बिजली से मृत्यु, ठीक है। ये उदा की मृत्यु हो गई। कैसे हुई? तो आकाशीय बिजली गिरने से। उदा की, सॉरी कुंभा की, तो कुंभा की हत्या किसने कर दी? उदा ने। मैं आपको तो नोट करके लिखा दूं यहाँ पर, फिर आपके कोई डाउट नहीं रहे, तो मैं यहाँ पर लिख दूं कुंभा की हत्या अपने पुत्र उदा ने की। तो पूछे कुंभा की हत्या किसने की? तो उदा ने। और उदा की हत्या तो बिजली गिरने से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध? दाडिमपुर का। मैं इसके बाद में आगे बात करूं तो हम कल्चरल अचीवमेंट देखते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम बात करें तो राइमल ने एक तो देखो, एकलिंग जी का जो मंदिर बना था बप्पा रावल ने, उसका आज वर्तमान स्वरूप दिख रहा है, वो राइमल ने बताया। जो आज का जो वर्तमान दिख रहा है वो राइमल ने। तो एक इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो एकलिंग जी का मंदिर है, मंदिर का वर्तमान स्वरूप। स्वरूप। उसके बाद मैं दूसरी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में बात करूं तो इन्होंने अपने बहन रमाबाई की याद में रमा स्वामी मंदिर बनाया। मंदिर तो रमा स्वामी मंदिर किसने बनाया? राइमल ने। और किसके लिए बनाया? तो बहन रमाबाई के। सॉरी मैं बात करूं तो रमाबाई खुद बनवाती है, ठीक है। और रमाबाई यहाँ पर अभिलेख भी लिखवाती। ये स्थान कहाँ पर है? घोसुंडी। घोसुंडी के अंदर जो 1504 एडी का एक अभिलेख है। घोसुंडी में बेसिकली दो अभिलेख मिलते हैं। मैं आप बात करूं तो देखो, घोसुंडी में दो अभिलेख मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है दूसरी शताब्दी का, मतलब बीसी का है, और एक मिलता है 1504 एडी का। दोनों को ही घोसुंडी अभिलेख ही कहते हैं, याद रखना। एक एक है दूसरी शताब्दी का और एक है 1504 का। ये 1504 वाला है ना, ये तो बनाया था रमा रमा स्वामी, अरे सॉरी रमाबाई ने लिखवाया था। जो हम बात कर रहे थे वो
इसमें रामास्वामी अपने पिता जोधा के बारे में, अपने पिता कुंभा के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। और ये जो अभिलेख है ना, ये अभिलेख है किसका? गज वंश के राजा है सर्वतात। सर्वतात नाम का एक राजा है और इसका अभिलेख है। और ये कहता है कि मैंने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया और मैंने 2 मूर्तियां लगवाई। किसकी किसकी? एक बलराम की, एक कृष्ण की। बलराम को सकर्षण कहते हैं। तो दूसरी शताब्दी वाला है ना, ये है गजवंश के राजा सर्वतात। और सर्वतात ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में इन्होंने किसकी पूजा की? बलराम और कृष्ण की। तो हमारे प्रश्न ये आता है कि भागवत धर्म और वैष्णव धर्म की प्राचीनतम हमें जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? तो ये घोसुंडी का दूसरी शताब्दी वाला अभिलेख। ये प्रश्न पूछा जाता है। ये पूछा क्या है, कई बार पूछ लिया है। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर भी ये याद रखना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि हमें भागवत धर्म की किसकी जानकारी? भागवत। भाई कृष्ण जी का धर्म क्या है? भागवत है ना धर्म। इसी को वैष्णव धर्म कहते। तो वैष्णव धर्म भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो घोसुंडी का दूसरी शताब्दी बीसी का अभिलेख। किसने लगवाया? तो गजवंश के राजा सर्वतात ने लगवाया था। ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बात की, क्योंकि ये यहाँ पर ये घोसुंडी में लिखवाती, इसलिए। उसके बाद मैं इनके निर्माण कार्य की बात करूं तो इन्होंने अपनी पत्नी, क्या नाम मिलता है? श्रृंगार। श्रृंगार संवरी, जो जोधा की पुत्री थी, इनकी याद में एक बावड़ी का निर्माण करो थे। ठीक है। तो ये इनके निर्माण कार्य कौन कौन सी? तो सांस्कृतिक उपलब्धि देख ली हमने। हमने देखो, मैंने 2 ही पेज पढ़ाए। एक तो हमने बात की, हम रायमल के बारे में बात कर रहे थे। तो रायमल राजा बनता है कब? 1473 से लगाकर 1509 तक। इनकी एक पॉलिटिकल अचीवमेंट देख रहे थे, एक कल्चरल अचीवमेंट। पॉलिटिकल अचीवमेंट में हमने दांडीमपुर की विजय की बात की। किसके बीच में होता है? तो उदा और रायमल के बीच में। इसमें विजय कौन होता है? रायमल। ठीक है। और फिर उसकी संस्कृति कल्चरल अचीवमेंट में मैंने बात की, एकलिंग जी का जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है, इसका निर्माण करवाया। रमा स्वामी मंदिर जो रमाबाई के नाम पर बनाया गया। ठीक है। ये बात की। उसके बाद मैंने बात की घोसुंडी अभिलेख के बारे में। घोसुंडी दो अभिलेख लगाए हुए हैं यहाँ पर। कौन कौन से? ये दूसरी शताब्दी का, एक 1504 एडी का है। ठीक है। दूसरी शताब्दी ये बीसी का है, वो एडी का है, याद रखें। ये किसका है? तो गजवंश के राजा सर्वतात का। और सर्वतात ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया और बलराम और कृष्ण की पूजा की हमें जानकारी मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि भागवत और वैष्णव धर्म की हमें प्राचीनतम जानकारी देने वाला अभिलेख है। ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में बात करूं तो हम रायमल के पुत्रों के बारे में देख लेते हैं। एक रायमल इतना ही है, आप घबराए नहीं। तो रायमल के पुत्र, रायमल के पुत्र ऐसे मैं बात करूं तो कुल 18 थे। उस समय हुआ करते थे, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। परंतु हमें मुख्य रूप से तीनों के बारे में जानकारी लेनी। कौन कौन? तो एक पुत्र हुआ जयमल। एक रायमल का पुत्र क्या हुआ? जयमल। एक हुआ पृथ्वीराज।
एक हम बात करेंगे आगे, वो कौन है? सांगा। अब बात आई कि अब ये इन तीनों में से राजा कौन बने। तीनों के बीच में लड़ाई हो गई भाई, तीनों के बीच में लड़ाई हो गई, राजा कौन बने? तो इनके अंकल थे सारंगधर। सारंगधर ने कहा यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है और ब्राह्मण की पत्नी है ब्राह्मणी, वह हाथ देखकर भविष्य बता देती राजा कौन बनेगा कौन नहीं। तो ये तीनों गए वहां, तीनों ने कहा कि हमारा हाथ देख के बताओ अगला राजा कौन बनेगा। उस बूढ़ी महिला ने कहा क्या करोगे देख के, राजा बनना है वो बन जाएगा, जिसके भाग्य में लिखा है वो बन जाएगा। पृथ्वीराज बदमाश था, पृथ्वीराज ने कहा फिलोसॉफी मत झाड़, आ गई समाज शास्त्र सिखाने के लिए, तू तो बता हम में से राजा कौन बने। पहले तो उस बुढ़िया ने कहा कि तू तो बनेगा नहीं। पृथ्वीराज का तू तो बनेगा ही नहीं। पृथ्वीराज ने कहा मैं नहीं बनूंगा, इन दोनों में से बता, जयमल और सांगा के बीच में बता इनमें से कौन सा बनेगा। बूढ़ी महिला का सांगा बन सकता है। तो पृथ्वीराज के पीछे पास में रहती थी कटार, कटार मारी यहाँ पर आंख चली गई सांगा की। तो सांगा की एक आंख किसकी वजह से? तो पृथ्वीराज की वजह से। फिर बात आई जब टोडा टोंक के राजा थे सुरतार सोलंकी, और सुरतार सोलंकी पर आक्रमण किसने कर दिया? उलूक खां। उल्लू खां के आक्रमण के कारण वो टोडा छोड़कर कहाँ गए? रायमल के पास में शरण लेने के लिए। यहाँ पर सुल्तान सोलंकी ने कहा कि जो भी मुझे टोडा जीत के देगा उसके साथ में मेरी पुत्री तारा की शादी करवा दो। जयमल उतावला हुआ, उसने हाथ खड़ा किया, जी मैं ऐसा कर दूंगा। जयमल ने कहा शादी हो रही है, इससे अच्छा क्या मौका। तो हाथों हाथ सुरतार ने वहां पर अपनी पुत्री की सगाई कर दी। अब जयमल के साथियों ने कहा कि सगाई होने के बाद में कितने दिन हो गए, आप मिले कभी भाभी साहब से? कि नहीं, मिला तो नहीं। तो जयमल एक बार शाम के समय वो सुल्तानों के जो सोलंकियों के वहाँ पर राज दरबार में चला गया। सोलंकियों को पता चला तो सोलंकियों ने पीट पीट कर वहीं ख़त्म कर दिया। अब टोडा कौन जीत गई? तो टोडा बाद में जीता था पृथ्वीराज ने। किसने? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज के साथ में तारा की शादी हो गई। और उस समय टोडा के साथ साथ में अजमेर के मल्लुक खां को भी हरा दिया। किसने? पृथ्वीराज ने। तो पृथ्वीराज ने दो, एक तो शादी किससे हुई? तारा के साथ में। ये मल्लुक खां को हराने के कारण अजमेर मिल गया। तो पृथ्वीराज तुरंत हाथों हाथ अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट देगा? अजमेर। तो अजमेर का किला पूरा अपने पत्नी के नाम पर बसा दिया, इसलिए हम कहते हैं कि तारागढ़ किला। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो आप, मैं लिख दूं यहाँ पर, तो ये सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए। विरुद्ध कोई आपसे पूछ ले सोलंकियों के विरुद्ध लड़ता हुआ कौन प्राण त्याग देता है? तो ये जयमल। और पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज ने टोडा जीत के दिया। टोडा प्लस अजमेर। टोडा किससे? उलूक खां। और अजमेर मल्लुक खां। और अजमेर अपने पत्नी को दे देता है, किसकी? तारा को। तारा इनकी पत्नी थी, ठीक है। और पृथ्वीराज युद्ध करने में बहुत जानकार था। पृथ्वीराज बहुत लड़क होता है और बहुत तेज गति से करता था युद्ध, इसलिए पृथ्वीराज को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। इन्हीं को ही कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ लिख दूं उड़ना राजकुमार।
उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? इस पृथ्वीराज को। फिर कुछ समय के बाद में पृथ्वीराज भी वीर गति को प्राप्त हो जाते। अब बचा कौन? सांगा। सांगा वहां से भाग जाता है। कहां से? मैंने बात की थी जब ये आंख फोड़ते हैं तब सांगा वहां से भागकर कहाँ चला जाता है? तो सेवंतरी गांव चला जाता है। और सेवंतरी की मंदिर है वहां पर एक रूप नारायण जी के मंदिर में वहां पर कुछ समय के लिए ठहरता है। और बीदा जैतमलौत जो राठौड़ थे हमारे, जैतमलौत बीदा, उन्होंने सहायता की थी। और कुछ समय के बाद में बीदा जैतमलौत इन दोनों भाइयों से लड़ते हुए, किसके? सांगा के भाई थे पृथ्वीराज और जयमल, से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। पर किसकी रक्षा करती? सांगा की। सांगा की रक्षा किसने की? तो बीदा जैतमल। हमारे इतिहासकार का दुआ है कि जैतमाल दल जूझिया, कि जैतमल दल जूझिया करवाड़ा कटे, सांगो भोगे चित्रकूट, सिर बीदा छटे। बीदा ने उस समय सिर दिया, इसलिए वो आज चित्रकूट मतलब चित्तौड़ का राज भोग रहा है। ये याद रखना। तो सांगा पहले तो कहाँ चला जाते हैं? सेवंतरी गांव। सेवंतरी और सेवंतरी के रूप नारायण मंदिर किसने रक्षा की? तो रक्षा की बीदा जैतमल। एक मिनट में नीचे लिख देता हूं, आपसे दिखेगा नहीं, बाद में कहोगे। बीदा जैतमालोत, बीदा जैतमालोत ने रक्षा की। बीदा जैतमालोत इन दोनों भाइयों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कुछ समय के बाद में सांगा वहां से इन दोनों के वीर गति के प्राप्त होने के बाद में एक बार पुनः मेवाड़ आते हैं। उस समय तक रायमल बैठे थे। रायमल भी बूढ़े हो गए थे। रायमल ने कहा ठीक है, अब ये योग्य है, एक हाँक चली गई तो क्या हुआ। फिर रायमल ने इनको राजा बना दिया। कुछ समय के बाद में रायमल भी चले गए। अब राजा कौन बन गया? सांगा। तो अगला राजा हमारा होगा महाराणा सांगा। तो हेडिंग लगाओ महाराणा सांगा। ऐसे करते हैं, सांगा बड़ा है तो कल ले लेते हैं हम, ठीक। आज वैसे क्लास छोटी हुई है, परंतु हम कल सांगा पूरा कर देंगे, एक क्लास में हमारा हो जाएगा। आप कहो तो मैं एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूँ, हमने छोटा ही पढ़ा है। फिर भी सांगा बड़ा है तो कल के क्लास में हम पूर्ण कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे कुछ ही राजा रहेंगे मेवाड़ के, और फिर हम एक इनके प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे जो हमने पढ़ा है ना, जो भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए प्रश्न। भाई आप पढ़ रहे हो, कौन सी दिशा में सर गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा है, ये आपका फर्ज है ना। आप भी तो पढ़ रहे हो ना, आप नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हो ना। इसलिए हम मेवाड़ पूरा होने के बाद में हम लेके आएंगे, ठीक है। मेवाड़ मेवाड़ के प्रश्न उत्तर, उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेंगे स्वान। लो आप कहोगे स्वान ले लेंगे, आप कहोगे तो मेवाड़ ले लेंगे, कोई भी रियासत ले लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पुनः रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। हमने बात की रायमल के बारे में। रायमल राजा कब बनता है? तो 1473 से लगाकर 1509 AD तक। अब रायमल के बारे में, किसी भी राजा के बारे में, रायमल कोई जरूरी नहीं, मैंने कहा आप किसी भी राजा को दो भागों में डिवाइड कर दो। एक तो उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट देख लो, एक उसकी कल्चरल अचीवमेंट। पॉलिटिकल अचीवमेंट आजकल नहीं पूछता है, पर्सन पॉलिटिकल अचीवमेंट के बहुत कम आता है आजकल कल्चरल अचीवमेंट के ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करना, ठीक है। और पॉलिटिकल अचीवमेंट रायमल के बारे में तो एक ही है, डाडिमपुर का विजय। और डाडिमपुर की विजय किससे प्राप्त की? अपने भाई उदा को हराकर। और कल्चरल अचीवमेंट, एकलिंग जी के मंदिर का आज वर्तमान स्वरूप दिख रहा है, रमास्वामी मंदिर से निर्माण कर रहा है। उसके बाद में
अपनी पत्नी ने घोसुंडी में एक अभिलेख लगाया जो 1500 आरईडी का अभिलेख है, ठीक है। और घोसुंडी में हमें एक अभिलेख और मिलता है, वो किसका है? गजवंश के राजा सर्वतात का। और सर्वतात ने यहाँ पर कृष्ण और बलराम की पूजा की, इसलिए हम कहते हैं कि भागवत और वैष्णव धर्म की हमें प्राचीनतम जानकारी मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? इनसे। घोसुंडी का 2री शताब्दी वाला बीसी वाला अभिलेख, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की रायमल के पुत्रों के बारे में, ठीक है। तो रायमल के हमने 3 पुत्र देखे, कौन कौन से? ये जयमल के बारे में पढ़ा, एक हमने पृथ्वीराज के बारे में, एक सांगा के बारे में। सांगा के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल से। भाई पृथ्वीराज और जयमल थोड़ा बहुत ही इतना ही है, इम्पोर्टेंट है नहीं। आप कहोगे तो 20 में एक आध मैं जरूर इनके कोई फैक्ट लिखा दूंगा। और मैंने जयमल और भाई प्रश्न बनेगा तो इनमें से ही बन जाएगा। आपके कोई प्रश्न बनेगा तो ये बन जाएगा भाई पृथ्वीराज ने किससे लड़ाई की? तो पृथ्वीराज ने उड़ना राजकुमार के थे और टोक को जीता उल्लू खां से। और अजमेर के राजा मलूक खां को हरा कर तारागढ़ दे दिया, ठीक है, अजमेर वाला इलाका, और अपनी पत्नी को दे दिया तारा, ठीक है। जयमल सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए। अब और सांगा हम अलग से पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहना, आराम से पढ़ना, क्लास का रिव्यू देते रहना, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हो वो लिख देना। मेरी तरफ से जो भी पूर्ण प्रयास होगा मैं अवश्य करूँगा। और उसके बाद में सर वैसे ही आपसे जो मॉडर्न है वो लेके आएंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति है आपकी, वो सर अपने आप कराएंगे, ठीक है। मेरे पास में एक तो ये पोर्शन है मध्यकाल, एक उसके बाद में हमारा रहेगा भारतीय इतिहास का मध्यकाल, और उसके बाद में हमारा पोर्शन रहेगा वो हमारा विश्व इतिहास के बारे में रहेगा। विश्व इतिहास पूर्ण मैं ही करवाऊँगा, और कोई कराता ही नहीं है, और मैं ही करवाऊँगा, ठीक है। और यूट्यूब पर भी मैं ही करवाऊँगा, ठीक है। ओके, तैयारी करते रहना, आराम से पढ़ना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, भाई ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, सरोकार नाम से हमारा टेलीग्राम है, उनसे आप जुड़ जाना, जिससे आपको अपडेट मिलेगी। क्या है कि हम अपडेट के लिए हम ये सोचते हैं ये इनकी क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी, तो ये पूरी जानकारी टेलीग्राम पर मिलती है। और इससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, और सरोकार क्लासेज नाम से टेलीग्राम है, इससे जुड़कर आप पूरी क्लास का रिव्यू देख सकते हैं। और पूर्ण रूप से आप जो भी क्लास है उसका टाइम टेबल आता है, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। और नवीन जो भी बैच लग रहे हैं उसमें आप जुड़कर अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम सा।